एक बार वापस से स्वागत है आप सभी का एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 की इस एमसीक्यू सीरीज में। हम इस सीरीज में एमपी से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं जहां से हमें अब ये संभावना या एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले प्रीलिम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ मैं इन्हीं क्वेश्चंस में आपको और भी डिटेल बताऊंगी। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विष्णु चिंचालकर कौन थे? विष्णु चिंचालकर क्या एक चित्रकार यानी पेंटर थे, या फिर एक शिल्पकार क्राफ्टमैन है, या एक कहानीकार यानी स्टोरी टेलर है, या फिर एक साहित्यकार यानी ये एक लिटरेटर है? तो जो विष्णु चिंचालकर है ये कौन है? ये एक चित्रकार है, ये एक पेंटर है। विष्णु चिंचालकर कौन है? ये एक चित्रकार, एक पेंटर है जिनका संबंध मध्य प्रदेश के देवास से है। विष्णु चिंचालकर का संबंध मध्य प्रदेश के देवास से है। अगर देखा जाए इनकी स्पेशलिटी पेंटिंग में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में हमें इनकी स्पेशलिटी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ विष्णु चिंचालकर ने एक ग्रुप भी बनाया था जिसका नाम था ग्रुप फ्राइडे। विष्णु चिंचालकर ने आर्टिस्ट का यानी जो कलाकार थे उनका एक ग्रुप बनाया था जिसका नाम क्या था? ग्रुप फ्राइडे। तो ये मेन चीजें विष्णु चिंचालकर के बारे में जिनका संबंध मध्य प्रदेश के देवास से है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? यानी ये जो अवार्ड है किस फील्ड में दिया जाता है? अवार्ड का नाम है गणेश शंकर विद्यार्थी। क्या ये खेल यानी स्पोर्ट्स में दिया जाता है, या उत्कृष्ट समाज सेवा में सोशल सर्विस में दिया जाता है, या संगीत यानी म्यूजिक में, या पत्रकारिता यानी जर्नलिज्म में दिया जाता है? तो गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार ये दिया जाता है पत्रकारिता यानी जर्नलिज्म में। हिंदी पत्रकारिता हिंदी जर्नलिज्म में ये अवार्ड दिया जाता है। कौन सा? जो आपका गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार ये हिंदी पत्रकारिता में दिया जाता है। इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1989 में। इस अवार्ड को कब से स्टार्ट किया गया था? 1989 में। और इसमें कुल राशि यानी टोटल अमाउंट कितना दिया जाता है? 2 लाख रुपीस। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार, जिसकी शुरुआत हुई थी 1989 में। टोटल इसमें 2 लाख रुपए 2 लाख रुपीस दिए जाते हैं, और ये हिंदी जर्नलिज्म हिंदी पत्रकारिता में दिया जाता है। उसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय यानी दुष्यंत कुमार मैन्यूस्क्रिप्ट म्यूजियम पांडुलिपि संग्रहालय कहां पर है? क्या ये भोपाल में है, या जबलपुर में, या उज्जैन में, या फिर बालाघाट में? तो दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय कहां पर है? ये म्यूजियम ये संग्रहालय आपको भोपाल में देखने को मिलेगा। और इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 1997 में। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि दुष्यंत कुमार मैन्यूस्क्रिप्ट म्यूजियम की स्थापना कब हुई थी? 1997 में। और ये कहां पर है? भोपाल में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य उत्सव का आयोजित किया जाता है, यानी अखिल इंडिया क्लासिकल डांस फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाता है? यानी इसका ऑर्गेनाइजेशन कहाँ किया जाता है मध्य प्रदेश में? क्या पचमढ़ी में, या खजुराहो में, या ग्वालियर में, या फिर ओरछा में? तो जो अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य उत्सव है ऑल इंडिया क्लासिकल डांस फेस्टिवल, इसका ऑर्गेनाइजेशन इसका आयोजन होता है खजुराहो में। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 2024 में 50th यानी गोल्डन जुबली बनाई जाएगी।
50th यानी गोल्डन जुबली स्वर्ण जयंती वर्ष का आयोजन किया जाएगा 2024 में। इसका आयोजन कब से चालू हुआ था, अगर शुरुआत देखेंगे तो 1975 से मध्य प्रदेश में उत्सव, ये फेस्टिवल बनाया जाता है खजुराहो में, और 2024 में इसकी 50वीं वर्षगांठ है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप देखेंगे 2024 के प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतवर्ष की सबसे बड़ी मस्जिद। अगर देखा जाए भारत की सबसे बड़ी मस्जिद, भारत में जितनी भी बड़ी मस्जिद है उसमें से क्या मांडू में आपको मस्जिद देखने को मिलेगी, या ग्वालियर में, या भोपाल में, या फिर इंदौर में? तो भारत में सबसे बड़ी मस्जिद आपको देखने को मिलेगी भोपाल में, जिसका नाम है ताज उल मस्जिद। क्या नाम है इसका? ताज उल मस्जिद। ये भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है जो कि कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। और इसका निर्माण किसके टाइम पीरियड पे, किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था? तो वो थी नवाब, किसके टाइम पीरियड पे शुरू हुआ था? नवाब शाहजहां बेगम के टाइम पीरियड पर। नवाब शाहजहां बेगम के टाइम पीरियड पर ताजुल मस्जिद का निर्माण चालू हुआ था। मैं ये नहीं कहूंगी कंप्लीट हुआ था, इनके टाइम पीरियड में इस मस्जिद का निर्माण चालू हुआ था, लेकिन उस समय भोपाल रियासत की जो आर्थिक स्थिति थी वो ज़्यादा मजबूत नहीं थी, जिस वजह से मस्जिद का जो कार्य था पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए किसके टाइम पीरियड पर चालू हुआ था, तो नवाब शाहजहां बेगम के टाइम पीरियड पर चालू हुआ था। और ईयर पूछ लिया जाए तो 1866 में, 1866 में। और मस्जिद का नाम क्या है? ताजुल मस्जिद। कहाँ पर है? भोपाल में। इसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में रावण की पूजा कहाँ की जाती है? मध्य प्रदेश में वो जगह बताइए जहां पर रावण की पूजा की जाती है। क्या वो सागर जिले का ढाना गांव है, या शाजापुर जिले का भादखेड़ी है, या जबलपुर जिले का सिहोरा है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो मध्य प्रदेश में जहां पर रावण की पूजा की जाती है वो जगह है शाजापुर जिले का भादखेड़ी। कहां पर की जाती है? शाजापुर डिस्ट्रिक्ट के भादखेड़ी में रावण की पूजा की जाती है। इसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, निम्न में से कौन सा संस्कृत कवि, यानी कौन सा संस्कृत पोएट मध्य प्रदेश का नहीं है? यानी आपको ये बताना है इनमें से वो कौन सा संस्कृत का कवि है, संस्कृत पोएट है जिनका संबंध मध्य प्रदेश से नहीं है। क्या वो कलहण है, या भावभूति है, या मंडन मिश्र है, या फिर कालिदास है? तो भावभूति, कालिदास, मंडन मिश्र, इन तीनों का संबंध कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश से है। लेकिन जो कलहण है, कलहण, इनका संबंध एमपी से नहीं है। लेकिन कलहण की एक बहुत फेमस कंपोजिशन है, रचना है, वो देख लीजिए। कलहण की एक बहुत फेमस कंपोजिशन है जिसका नाम है राज तरंगणी। कलहण की एक बहुत फेमस कंपोजिशन है, रचना है, जिसका नाम क्या है? राज तरंगणी। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछ लिया गया राज तरंगणी के लेखक कौन है? कलहण। लेकिन कलहण का संबंध मध्य प्रदेश से नहीं है। बाकी भावभूति, मंडन मिश्र, कालिदास, इन तीनों का संबंध मध्य प्रदेश से है। उसके बाद देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास के किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया गया? यानी कालिदास का वो कौन सा ग्रंथ है, वो कौन सा टेक्स्ट है जिसमें अमरकंटक के सौंदर्य के बारे में डेपिक्ट यानी उसका चित्रण किया गया? क्या वो कुमार संभवम है, या शाकुंतलम है, या मेघदूतम है, या ऋतु संहार है? ये चारों ही कंपोजिशन किसकी है? कालिदास की। लेकिन वो कंपोजिशन जिसमें अमरकंटक के बारे में बताया गया है वो है मेघदूतम। मेघदूतम में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। जो कालिदास है, कालिदास जो है ये संस्कृत के बहुत बड़े पोएट हैं, संस्कृत के महान कवि है।
संस्कृत के महान कवि है, बहुत बड़े संस्कृत के पोएट है। इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। किसे? कालिदास को। और इनका संबंध देखा जाए तो मध्य प्रदेश में मालवा वाले क्षेत्र से है, मालवा में, उज्जैन में। इनका संबंध देखा जाए तो मध्य प्रदेश में मालवा वाले क्षेत्र है और मालवा में भी उज्जैन जिले से। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भदाई क्या है? भदाई ये क्या है? क्या ये बुंदेलखंड का फोक डांस है, लोक नृत्य है? क्या ये मालवा का लोक नृत्य है? या दिवाली के दूसरे दिन भोपाल में मनाया जाता है? या फिर बुंदेलखंड का लोक संगीत है? तो भदाई क्या है? ये बुंदेलखंड का लोक नृत्य फोक डांस है। बुंदेलखंड क्षेत्र में बधाई नृत्य परफॉर्म किया जाता है, कोई भी ओकेजन, चाहे वो शादी का ओकेजन हो या जन्म, यानी बच्चे का जब जन्म होता है, कोई भी जब हंसी या जब हैप्पी वाला ओकेजन होता है, माहौल होता है, तब ये बुंदेलखंड वाले रीजन में ये लोक नृत्य परफॉर्म किया जाता है। बधाई बेसिकली, ये जो बधाई लोक नृत्य ये ढोलक या ढपली के ताल पर किया जाता है बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में, और स्त्री पुरुष दोनों इसमें परफॉर्म करते हैं। उसके बाद देखें, संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? संस्कृत यूनिवर्सिटी, संस्कृत विश्वविद्यालय को कहाँ स्टैब्लिश किया गया है? क्या ग्वालियर में, या उज्जैन में, या रीवा में, या फिर जबलपुर में? तो संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? उज्जैन में। आपको इस यूनिवर्सिटी का पूरा नाम भी पता होना चाहिए, तो इस यूनिवर्सिटी का नाम लिख लीजिए, महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय। महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय। महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय कहाँ पर है? उज्जैन में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2008 में से स्टैब्लिश किया गया था, इसकी स्थापना हुई थी। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि मध्य प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है? उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद देखें, बूढ़ा देव, बूढ़ा देव मध्य प्रदेश की किस जनजाति के यानी किस ट्राइब के प्रमुख देवता है? मेन डाइटी है। बूढ़ा देव मध्य प्रदेश की जो ट्राइब्स है, जनजाति, उनमें से किसके प्रमुख देवता है? मेन डाइटी है। क्या वो कोल जनजाति के हैं, या भिलाला के, या भील के, या फिर बैगा के? तो जो बूढ़ा देव है वो बैगा जनजाति के प्रमुख देवता है। जो बूढ़ा देव है ये शंकर भगवान है, शंकर भगवान है। और बैगा जनजाति के लोगों की ऐसी मान्यता है कि ये कहाँ पर निवास करते हैं? साल वृक्ष पर, साल ट्री पर ये निवास करते हैं। जो इनके मेन लॉर्ड है जिनका नाम है बूढ़ा देव, ये शंकर भगवान है। ऐसा बैगा जनजाति के लोग ऐसा मानते हैं कि ये साल वृक्ष पर निवास करते हैं। उसके बाद देखें, गालिब पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? गालिब अवार्ड, गालिब पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? क्या वो बाल कवि बैरागी हैं, या आनंद नारायण मुल्ला हैं, या माखनलाल चतुर्वेदी, या फिर भवानी प्रसाद मिश्र? तो गालिब पुरस्कार किसे दिया गया है? माखनलाल चतुर्वेदी को। और माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कहाँ हुआ है? माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कहाँ हुआ है? होशंगाबाद में। तो गालिब पुरस्कार किसे दिया गया है? माखनलाल चतुर्वेदी को, जिनका जन्म कहाँ हुआ है? होशंगाबाद में। और माखनलाल चतुर्वेदी को एक टाइटल, एक उपाधि भी दी गई है। वो क्या उपाधि है? एक भारतीय आत्मा की, एक भारतीय आत्मा की उपाधि दी गई है, एन इंडियन सोल।
किसको ये उपाधि दी गई है? माखनलाल चतुर्वेदी को ये उपाधि दी गई है और इन्हें गालिब पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस गायक यानी किस सिंगर का जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है? आपको ये बताना है इन चारों में से वो कौन से सिंगर है, वो कौन से गायक है जिनका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है। क्या वो तानसेन है, या उस्ताद अलाउद्दीन खान, या उस्ताद हाफिज अली खान, या फिर लता मंगेशकर? तो तानसेन का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ है। तानसेन का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ है। उस्ताद अलाउद्दीन खान का जन्म इनका मध्य प्रदेश में नहीं जन्म हुआ था, इनका बांग्लादेश में जन्म हुआ था। बांग्लादेश में इनका जन्म हुआ था, लेकिन इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? मैयर में। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? मैयर में। और उस्ताद हाफिज अली खान, इनका भी जन्म ग्वालियर में हुआ था। और लता मंगेशकर, इनका जन्म इंदौर में हुआ था। तो तानसेन, उस्ताद हाफिज अली खान और लता मंगेशकर, इन तीनों का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन उस्ताद अलाउद्दीन खान का जन्म बांग्लादेश में हुआ था, लेकिन इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? मैयर में। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकबाल सम्मान मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो इकबाल सम्मान, इकबाल अवार्ड, ये किस फील्ड में दिया जाता है? क्या ये राष्ट्रीय एकता में, नेशनल यूनिटी में दिया जाता है, या सांप्रदायिक सद्भावना में, या शौर्य में, या फिर रचनात्मक उर्दू लेखन में? तो जो इकबाल सम्मान है ये उर्दू लेखन में यानी उर्दू राइटिंग में दिया जाता है। इकबाल सम्मान उर्दू लेखन में, उर्दू राइटिंग में दिया जाता है। और ये सम्मान, ये जो अवार्ड है, इसकी शुरुआत कब से की गई थी? तो वो भी देख लीजिए। इस अवार्ड की शुरुआत कब से की गई थी? 1986 से। इकबाल सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, जिसकी शुरुआत हुई थी 1986 से। और टोटल अमाउंट, इसमें कुल राशि कितनी दी जाती है? 2 लाख रुपए। कुल राशि कितनी दी जाती है इसमें? 2 लाख रुपए। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सम्मिलित कीजिए, मैच द फॉलोइंग दे रखी है। तो घोटुल, घोटुल क्या है? तो घोटुल अगर देखेंगे, क्या ये एक भील जनजाति है? नहीं। क्या ये बस्तर की मूड़िया जनजाति? तो घोटुल जो है ये बस्तर की मूड़िया जनजाति द्वारा किए जाने वाला एक युवा गृह की प्रथा है। क्या है? युवा गृह की एक प्रथा है। जो घोटुल है ये एक युवा गृह, एक यूथ होम की एक प्रैक्टिस है, जो कि मूड़िया जनजाति द्वारा की जाती है। बस्तर वाले क्षेत्र में जो मूड़िया जनजाति रहती है उनके द्वारा ये प्रथा की जाती है, युवा गृह की प्रथा। भगोरिया हाट, ये भील जनजाति का ये जो भगोरिया हाट है ये साप्ताहिक बाजार होता है। ये क्या है? ये एक साप्ताहिक बाजार होता है, वीकली मार्केट होता है, भील जनजाति द्वारा लगाया जाता है। बेवार, बेवार क्या है? तो ये है बैगा चक के बेगांव द्वारा की जाने वाली परंपरागत चलित खेती। बेवार क्या है? ये एक कृषि, एक खेती है जो कि बैगा जनजाति द्वारा की जाती है। उसके बाद कर्मा, कर्मा क्या है? तो पूर्वी मध्य प्रदेश की जनजातियों में प्रचलित नृत्य और लोकगीत है। जो पूर्वी मध्य प्रदेश, ईस्टर्न एमपी में जो ट्राइब्स रहती है उनके बीच में एक बहुत फेमस डांस और सिंगिंग है। और मेनली अगर ट्राइब देखे, जनजाति देखे कर्मा में, तो वो आपको देखने को मिलेगी उराव और बैगा जनजाति। कर्मा जो नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? उराव और बैगा जनजाति के द्वारा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि घोटुल क्या है? ये एक युवा गृह की एक प्रथा है जो कि बस्तर वाले इलाके में मूड़िया जनजाति द्वारा की जाती है। भगोरिया हाट, ये एक साप्ताहिक बाजार, एक वीकली मार्केट है, किसका? भील जनजातियों का। बेवार क्या है? ये एक बैगा जनजाति की एक परंपरागत चलित खेती है।
कर्मा क्या है? उराव और बैगा जनजातियों द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य और लोकगीत है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा साहित्यकार यानी कौन सा लिटरेटर मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? यानी इन चारों में से वो कौन से लिटरेटर है, कौन से साहित्यकार है जिनका संबंध एमपी से नहीं है? क्या वो धर्मवीर भारती है, या शरद जोशी है, या प्रभाकर माचवे है, या फिर हरिशंकर परसाई? तो हम देखते हैं जो हरिशंकर परसाई है उनका जन्म होशंगाबाद में हुआ था। हरिशंकर परसाई का जन्म कहाँ हुआ था? होशंगाबाद में, यानी इनका संबंध एमपी से है। प्रभाकर माचवे, इनका जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में, यानी इनका भी संबंध एमपी से है। शरद जोशी, इनका जन्म कहाँ हुआ था? उज्जैन में, इनका भी संबंध एमपी से। लेकिन जो धर्मवीर भारती हैं, इनका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। तो वो साहित्यकार जिनका संबंध मध्य प्रदेश से नहीं है वो है धर्मवीर भारती, क्योंकि इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। बाकी शरद जोशी, प्रभाकर माचवे, हरिशंकर परसाई, इन तीनों का ही जन्म एमपी में हुआ था। उसके बाद देखें, इजित्मा त्योहार मनाया जाता है। जो इजित्मा त्योहार है, जो ये फेस्टिवल है, ये मेला लगाया जाता है, फेयर, कहाँ लगाया जाता है? इंदौर में, भोपाल में, जबलपुर में, या फिर रायपुर में? तो ये भोपाल में लगाया जाता है। और कब से लगाया जा रहा है? 1949 से इजित्मा त्योहार, ये जो मेला है, मध्य प्रदेश के भोपाल में लगाया जाता है। और पहली बार इसका आयोजन 1949 में किया गया था। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद देखें, स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद, स्वतंत्रता संग्राम के जो प्रथम शहीद थे जिनका नाम है कुंवर चैन सिंह, ये किस राज्य के राजकुमार थे, प्रिंस थे? जो फ्रीडम फाइटर जो थे कुंवर चैन सिंह, आपसे पूछा जा रहा है ये किस क्षेत्र के, किस राज्य के राजकुमार थे? क्या ये चंद्रपुर के थे, या नरसिंहगढ़ के थे, या निम्बाहेड़ा के थे, या फिर रामगढ़ के थे? तो जो कुंवर चैन सिंह है ये आपके नरसिंहगढ़ के राजकुमार थे। और इन्होंने नरसिंहगढ़ के राजकुमार थे और इन्होंने 1824 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की थी। 1824 में अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिशर के अगेंस्ट लड़ाई की थी। कुंवर चैन सिंह ने ईयर पता होना चाहिए कब? 1824 में अंग्रेजों के खिलाफ ये लड़े थे, जो कि नरसिंहगढ़ के युवराज थे। और इन्होंने सीहोर से नेतृत्व किया था। कहाँ से? सीहोर से नेतृत्व किया था, लीडरशिप की थी। तो ये चीज पता होनी चाहिए, राजकुमार थे, नरसिंहगढ़ के नेतृत्व कहाँ से किया था? सीहोर से, जब ये अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। कब? 1824 में। और इन्हें मध्य भारत का प्रथम क्रांतिवीर माना जाता है। ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए कि कुंवर चैन सिंह को मध्य भारत का प्रथम क्रांतिवीर माना जाता है। मध्य भारत का प्रथम क्रांतिवीर माना जाता है किसे? कुंवर चैन सिंह को। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले से हिंद यूनानी शासक मिनांडर के सिक्के मिले? यानी जो इंडो ग्रीक रूलर है मिनांडर, इंडो ग्रीक रूलर मिनांडर के सिक्के हमें मध्य प्रदेश के मंदसौर से मिले हैं, या बालाघाट से, या उज्जैन से, या फिर छतरपुर से? तो जो हिंद यूनानी शासक थे मिनांडर, उनके सिक्के हमें कहाँ से मिले हैं? बालाघाट जिले से। हमें मिनांडर के, अगर देखा जाए जो ये हिंद यूनानी शासक मिनांडर है, हमें इनके तो कोई साक्ष्य नहीं देखने को मिलते एमपी में। ऐसा माना जाता है कि शायद व्यापारी ट्रेडर्स थे जो इनके सिक्के एमपी में लेकर आए थे, और वो कॉइन सिक्के कहाँ से मिले हैं? बालाघाट से। उसके बाद आज का आखिरी क्वेश्चन देखें,
मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह कब हुआ? यानी मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह कब से चालू हुआ था? क्या 1925 में, 1930 में, 1932 में या 1935 में? तो मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह कब हुआ था? 1930 में। 6 अप्रैल 1930 में ये सत्याग्रह चालू हुआ था। कहां पर? जबलपुर में। कहां पर चालू हुआ था? जबलपुर में चालू हुआ था। और किसके नेतृत्व में? तो ये भी देख लीजिए, संत गोविंद दास और पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? सेठ गोविंद दास और पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह कब चालू हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को जबलपुर से चालू हुआ था। किसके नेतृत्व में? सेठ गोविंद दास और पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र। तो ये आज के आपके 20 प्रश्न थे। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग कितना स्कोर कर रहे हैं 20 में से। चलिए, धन्यवाद।